हमारे साथ में एक बड़े एक्सपर्ट, एक बड़े दिग्गज नाम देश के जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संदीप मट्टा जी। संदीप मट्टा जी फाउंडर हैं ट्रेडिट के और सीए हैं और एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे आज फिर। थैंक यू सो मच लवलित जी। संदीप जी, आज जैसा बाजार दिख रहा है, जिस तरीके से इधर पिछले एक हफ्ते से कह सकते हैं या बीच बीच में कई बार पिछले 10 एक दिन के अंदर में कई बार इस तरीके की डिप्स दी हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही हैं? कितना और डरने की जरूरत है, कितना और परेशान करेगा ये बाजार? ओवरऑल व्यू एक बार आपका बाजार पे। तो लवली जी, सबसे पहले तो आपको और सभी व्यूअर्स को इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं। और ऐसा लगता है कि सभी ग्लोबल मार्केट्स ने इस योगा डे को बहुत सीरियसली ले लिया है और सभी शीर्षासन के मूड में हैं। शीर्षासन के मूड तो में। ऐसे में मेरा सभी से अनुरोध है कि घबराए नहीं। इस तरह के फ्लक्चुएशंस मार्केट में आते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस तरह के फ्लक्चुएशंस आना बहुत जरूरी है ताकि आपको राइट एंट्री पॉइंट मिल पाए, आपके रिस्क रिवॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो पाए आपके इन्वेस्टमेंट से। तो ऐसे माहौल में घबराना नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग पोजीशंस जो है उनको थोड़ा सा इश्यूज होता है क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं और उनका नजरिया थोड़ा छोटा होता है। तो वहां पर मतलब थोड़ा सा आप लोग संभल के काम करें। रही बात मार्केट की, तो ये जो कुछ हो रहा है यूएस के अंदर, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात एफओएमसी ने जो इशारा किया है कि हम एक साल के अंदर अंदर कुछ रेट इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट उनके इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, उस सब का एक परिणाम है। जहां पर शुक्रवार को भी डाउ जोन्स रफली 500 पॉइंट से ज्यादा गिर के बंद हुए। आज भी उनके फ्यूचर्स 200 पॉइंट नेगेटिवली ट्रेड कर रहे हैं और उस सभी का ये स्पिल ओवर इम्पैक्ट है जो इंडियंस और बाकी जो एशियन मार्केट से उनके इंडाइसेस के ऊपर दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहां से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में निफ्टी इंडाइसेस ने रफली 15,500 के लेवल को अभी तक रेस्पेक्ट किया है और 2 बार वहां से अच्छे तरह से उसने अपनी चाल को बदला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मार्केट 15,500 के ऊपर है तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन अगर 15,500 की अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी 15,200 या 15,300 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अपसाइड में अगर देखा जाए तो 15,631 का एक ऐसा लेवल है, अगर उसको क्लोज करके मार्केट सस्टेन कर पाता है आज, तो मैं बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट में 15,750 लेवल देखता हूं। तो उस हिसाब से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पोजीशंस को मेंटेन करें। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी 34,000 के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। फ्राइडे के दिन भी इसने 34,000 के लेवल को टच किया और उसके बाद में वापस इसने वहां से रिकवरी दिया। आज भी 34,000 के आसपास का एक लो बनाने के बाद में वहां से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट फ्यूचर्स बढ़ चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि 34,500 का जो लेवल है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया बनता है डेली बेसिस के ऊपर, और 35,000 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड लाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके नीचे अगर बाजार रहता है तो वो सेल जोन में है और 34,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद में रफली 32,500 33,000 स्टॉक मार्केट दिखा सकता है। इंडिया विक्स रफली 8% से ग्रो हुआ है और ये नीचे के लेवल से बहुत शार्प इसके अंदर मूवमेंट्स आ रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें ट्रेडर्स, और अच्छी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ये उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है जो अपनी पोजीशन को पर्टिकुलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं और वो हेज करके काम करते हैं। तो आपको ये व्यू बना लें रेंज को देखते हुए। अगर आपको सेल करना है तो इन द मनी ऑप्शंस सेल करें, इन द मनी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जिस भी लेवल पे आपका व्यू बनता है वो आप राइट करके जरूर अपनी पोजीशन को हेज रखें। वहां पर आपको हेजिंग में बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, पर्टिकुलरली ऑप्शंस के ऊपर। और आपका क्योंकि विक्स बढ़ रहा है 8% आज भी विक्स अप पे, तो आपको प्रीमियम भी बहुत अच्छे मिलेंगे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के। तो ये मेरा व्यू है। ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हो जाएं बिकॉज मार्केट के अंदर ये जो आज जो नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, मुझे नहीं लगता है कि सस्टेनेबल मोड पे रहेगी, क्योंकि अभी फ्राइडे के दिन जो फेड के एक और मेंबर थे उन्होंने बोला था कि इस तरह की इंटरेस्ट जो हाइक है वो बहुत जल्दी आ सकती है। और अब इस तरह के स्टेटमेंट यूएस से आपको आते रहेंगे, कभी कोई बोलेगा कि नहीं आएगी, कभी कोई बोलेगा आएगी। तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी और आपको अपनी जितनी स्किन है आपको उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ओवरनाइट पोजीशन कोशिश करें ना रखें, और रखें तो एक प्रॉपर हेजिंग उसके साथ में बना के। ठीक है, ये राय आती हुई संदीप जी की। सर, फिर मुझे ये बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं तो अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या बेटर होगी? क्या मुझे बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए या सेल ऑन राइज रखना चाहिए?
क्योंकि एक रेंज में सर है। ये मार्केट करंटली अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि निफ्टी अगर 15,631 का लेवल आज क्रॉस करके सस्टेन करता है और यूएस मार्केट थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो हम बहुत जल्दी निफ्टी के ऊपर 15,750 15,800 के लेवल देख सकते हैं, और ये एक्सपायरी रफली 15,750 800 के आसपास हो सकती है। तो मैं यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड इस मंथली एक्सपायरी पे नहीं देखता आज की सिनारियो को देखते हुए। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट है। आप अगर बाइंग की पोजीशन भी लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 15,500 15,400 के पुट अपने हाथ में रखें। ठीक, ये राय है संदीप जी की। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इस समय ज्यादा प्रायोरिटी पे होगी। तो दोनों ही चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का डायरेक्शन दिख रहा है, जिस तरीके की रेंज दिख रही है, उसमें ये रणनीति सुझाते हुए संदीप मट्टा जी, संदीप जी, आप अपने इन्वेस्टर्स को अभी क्या राय दे रहे हैं? क्या पोर्टफोलियो अगर बनाना हो या उसके अंदर में कुछ एक्यूमुलेट करना हो, तो क्या ये अच्छा समय है या अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी समय खराब नहीं होता, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कम से कम 1 साल 2 साल के नजरिए के साथ में। अगर आप ट्रेडर हैं तो जरूर मार्केट की टाइमिंग को मैच करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपके रिस्क रिवॉर्ड्स भी बेटर होने चाहिए, वहां पे एंट्री पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अच्छे स्टॉक्स को बाय करके उन्हें अपने पोर्टफोलियोज के अंदर एक्यूमुलेट करने की। तो जो जो भी स्टॉक्स आप नहीं ले पाए हैं पिछले 4 महीने 5 महीने में, उनकी लिस्ट बताइए, तो शायद आपको हो सकता है करेक्शन में एक ड्रीम लेवल पे मिल जाए। लेकिन अगर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि हमें वापस 10,000 का निफ्टी मिल जाएगा या 12,000 का निफ्टी मिल जाएगा, तो वो आज के सिनारियो को देखते हुए पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए तो मतलब है ना एक राइट अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो इस तरह की पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन कर सकता है। हैविंग सेड दैट, आपको हमेशा अपने साथ में एक हेज पोजीशन रखना है। यही हम हमारे पोर्टफोलियो क्लाइंट्स को बेसिकली, जिनका हम फंड एक्टिवली मैनेज करते हैं, हम उनके अकाउंट्स में कभी भी कोई भी पोजीशन मतलब नेगेट नहीं छोड़ते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम उनके अकाउंट में पोजीशन हैज रहता है, बिकॉज एडवाइजर को या किसी को नहीं पता कि कल मार्केट 200 पॉइंट प्लस खुलेगा या 200 पॉइंट माइनस खुलेगा। तो वहां पर अगर आपके पास में हेजिंग होता है तो वो एक आपको बहुत अच्छा कॉस्ट रिकवरी का टूल बन जाता है, और आपके जो एंट्री लेवल से वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो उस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो डेफिनेटली मतलब अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए इस मार्केट के अंदर, आपको बहुत से जेम्स मिलेंगे। ठीक है, तो संदीप जी, अगर मैं हेजिंग करना चाहता हूं तो एक तो पहली चीज मुझे बहुत सिंपल भाषा में समझाइए, क्योंकि मेरे दर्शक हमारे जो फाउंडर इंडिया के हैं वो ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, और वो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 ही 2 साल के अंदर में, कुछ 1 सालों के अंदर में या बहुत हाल में ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार में काम करना शुरू किया है, और शेयर बाजार के साथ साथ अब वो क्रिप्टो करेंसीज में भी हमारे साथ में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वहां पे भी काम करने की शुरुआत कर चुके हैं। शेयर बाजार में वो अभी जिस उसमें रहे हैं, जिस फेज में उन्होंने शुरू किया, या ज्यादातर उन्होंने एक वो अप ट्रेंड ही देखा। उस अप ट्रेंड में बहुत ज्यादा कुछ हेजिंग या किसी और चीज की स्ट्रेटेजी की जरूरत थी नहीं, बस सही स्टॉक खरीदने की जरूरत थी। तो अब जिस तरीके से मैं देख रहा था कि एक रिपोर्ट कह रही थी कि बाजार में पिछले 1 साल के अंदर में या 2 साल के अंदर में 3 में से 2 स्टॉक्स डबल हो चुके हैं, दुगने दामों पे हैं। तो अगर 1 साल पहले अगर किसी ने कोई स्टॉक खरीदा और अगर वो तीसरा स्टॉक नहीं खरीदा और उन 3 में से वो वाले 2 खरीदे, उन 2 में से कुछ भी खरीदा, तो उसका पैसा डबल हो चुका है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से एक ही ट्रेंड, अप ट्रेंड देखा है। हेजिंग की जरूरत जहां तक मैं समझता हूँ वो तब होती है जब इस तरीके का एक लेगार्ड या एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है, और उसके अलावा कुछ कहीं डिप्स या कुछ उस तरीके की चीजें भी करेक्शन जैसा मोड में भी जाता है। तो मुझे बताइए हेजिंग क्या चीज है, और अगर मुझे हेजिंग करनी हो आज की तारीख में स्टॉक मार्केट के, अगर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे हेजिंग करनी हो, तो मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर हेजिंग, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हेजिंग एक तरह से इंश्योरेंस है। जैसे आप स्वस्थ हैं और आपको कुछ नहीं हुआ ये आपको पता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आपको कुछ नहीं होगा, तो आप उसके लिए मेडिक्लेम लेकर रखते हैं। बिकॉज मेडिक्लेम, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये आपके एक तरह से कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करता है, जो हो सकता है फ्यूचर के अंदर बॉन्ड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेजिंग को एज ए प्रॉफिटेबल टूल ले लें। हम नहीं चाहते कि हमारी तबियत खराब हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास में उसको कवर करने के लिए एक अम्ब्रेला होना चाहिए। तो बेसिकली एक तरह का अम्ब्रेला है जो आपको रेनी डेज से बचाएगा। अब हेजिंग कैसे की जाती है इसको लेके आम जनता के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है।
तो हेजिंग करने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप फुल फ्लेजेड किसी की डिलीवरी लेते हैं, सपोज करिए हेजिंग उनके लिए ज्यादा सही रहती है जो डिलीवरी लेकर चलते हैं और जिनका डिलीवरी क्वांटम जो है वो फ्यूचर के एक लॉट के बराबर है। सपोज करिए आज मुझे रिलायंस खरीदना है और रिलायंस का 250 का लॉट है, ठीक है, और अगर मैंने 6 लाख रुपए के रिलायंस 250 शेयर्स अगर मैंने बाय किए हैं, तो यहां पर मुझे ये करना चाहिए कि मैं या तो एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शंस का शॉर्ट कर लूं, ताकि अगर नीचे आए तो मेरा उतने से कॉस्ट कवर हो जाए। अगर वहां से ऊपर गया तो हो सकता है मेरा जो टोटल प्रॉफिट है उसके अंदर से मेरा टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगा उस हेजिंग की कॉस्ट के बराबर, बट दैट शुड बी फाइन बिकॉज आपको ऑलमोस्ट 4 से 5% की हेजिंग मिलती है हर एट द मनी कॉल ऑप्शंस के आसपास, अगर आप उसे सही टाइमिंग के ऊपर करते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आपने अगर कोई शेयर लिया है तो उसका ऑप्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर ले, या अगर आपका स्टॉक्स का जो बीटा है वो बीटा निफ्टी के बीटा के आसपास है। सपोज करिए कि आपका निफ्टी 1 है और स्टॉक का बीटा रफली 0.8 0.9 है, इसका मतलब ये कि जिस डायरेक्शन के अंदर निफ्टी मूव करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर आपका वो पर्टिकुलर शेयर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो मूव करेगा। तो वहां पर आप निफ्टी शॉर्ट करके उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आज सबसे बड़ा कंपोनेंट जो बैंक निफ्टी के अंदर है वो एचडीएफसी बैंक है। तो अगर आप बैंक निफ्टी अगर आप एचडीएफसी बाय करते हैं तो आप सम आउट ऑफ द मनी के बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा और आपको नेट नेट पीस ऑफ माइंड के साथ में आपको सस्टेनेबल पैसा मिलेगा, जहां पे आप स्टॉक मार्केट में इस तरह के जो हिकअप्स आते हैं हर 4-5-6 दिन के अंदर, वहां पे आप बचे रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन और भी इसकी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, जिसको ऑप्शंस के वेरियस स्ट्रेटेजीज हैं जिसके साथ में हेजिंग को कंक्लूड किया जा सकता है और अपनी कॉस्ट को कम किया जा सकता है। जी, लेकिन संदीप जी, ये जितनी आप हेजिंग बता रहे हैं ये सारी F&O में बता रहे हैं जी। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई आसान तरीका है हेजिंग का? F&O के अंदर ये काम थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास में अंडरलाइंग एसेट सेम मिल जाता है। लेकिन अगर आपका कैश मार्केट है तो कैश मार्केट के अंदर भी हेजिंग की जा सकती है। सपोज करिए कि आपका रफली मतलब है ना 3 लाख का पोर्टफोलियो है और अगर आपका निफ्टी ऑलमोस्ट मतलब मान के चलिए कि आज रफली 1,60,000 के आसपास का उसका मार्जिन लगता है, तो आप ये कोशिश करें कि अगर आपका 3 लाख का पोर्टफोलियो है वो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर वो मतलब रफली यहाँ से 4 या 5% टूट जाता है, तो आप अगर निफ्टी अभी 15,000 के आसपास 15,500 के आसपास चल रहा है, तो आप वहां पर वीकली बेसिस के ऊपर 4,000-5,000 रुपए की आप रिस्क अगर ले लें, अगर आप पुट ऑप्शन पे बाय कर लें, तो एक तरह से आपका इनडायरेक्ट हेज हो जाएगा। हाँ, ये 100% अलाइंड हेज नहीं होगा, लेकिन आपको अपसाइड मिलेगा, तो वो जो अगर आपके प्रॉफिट्स हैं उन स्टॉक्स के ऊपर तो वहां पर आपको कवर करेगा। सो ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कॉस्ट है जो आपको बियर करनी है और आप इसे बियर कर लें अच्छा है, अदरवाइज आपको मार्केट इसको इनडायरेक्टली बियर करवा लेगा। ठीक है, तो संदीप जी ये बता रहे हैं कि अगर आप उसके अंदर में आ जाते हैं उसको सीख लें तो अच्छा है, नहीं तो आप महंगा सीखेंगे। अगर सस्ता नहीं सीखते और पहले से नहीं सीखते हैं टाइमली तो फिर वो खर्चा आपका जो नुकसान होगा वो आपको सीखने को मजबूर कर देगा। हेजिंग बेसिकली एक तरीका जो इंश्योरेंस जैसा कह रहे हैं संदीप जी है कि ये एक तरीके से आपको एक सेफ्टी नेट देता है। वही जो जहां से हमने बात शुरू करी थी कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो योगा क्या देता है, वो एक तरीके की सेफ्टी देता है, एक इम्यूनिटी बनाता है कि जब आपको कोई इस तरीके की बीमारी, कोई परेशानी, कोई वायरस कुछ आए अटैक करेगा, उससे पहले आपकी बॉडी इतनी मजबूत है या आपने अपनी इम्यूनिटी इतनी मजबूत कर रखी है योगा और न्यूट्रिशन और बाकी चीजों के साथ में कि अब आपके ऊपर में वो चीजें असर नहीं कर रही या उतना असर नहीं कर रही, तो आपको उतना नुकसान नहीं होता। उसी तरीके से शेयर बाजार के अंदर में जब आप हेजिंग करते हैं तो जहां आपने बाइंग कर रखी है वहीं साथ में आपने कहीं कुछ शॉर्टिंग की या कुछ अलग तरीके से भी कुछ पोजीशन ले रखी है, जो कि अगर रिवर्सल होता है, अगर कुछ डिप आता है, कुछ और चीजें होती हैं, तो वो आपको वहां से कवर करके दे देगा। तो एक चीज है, और अगर नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो उस तरीके की चीजें हैं जहाँ पे खर्चा उतना नहीं है, मतलब प्रॉफिट आपका थोड़ा सा या तो कम होगा लेकिन नुकसान बड़ा नहीं होगा। तो उसको इस तरीके से शायद समझ सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ संदीप सर? जी सर, बिल्कुल। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एक क्वांटम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक नंबर देना चाहूंगा। जैसे हमारे पास में क्लाइंट्स आते हैं कि सर हमारे पास में 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, ये फंड आप मैनेज करिए, कैसे हम मैनेज करते हैं? तो हम उन क्लाइंट्स के फंड मैनेज करते हैं और हमारा जैसे मिनिमम टिकट साइज ही 15 लाख के आसपास का है पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करने के लिए। एंड वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में गया हो, हमने रफली 25 से 30% का रिटर्न नेट ऑफ ब्रोकरेज, नेट ऑफ देयर इनकम टैक्स डिडक्शंस,
क्लाइंट्स को 25 से 30% का एनुअल प्रॉफिट और एनुअल वेल्थ इस तरह की हेजिंग प्रिंसिपल्स के साथ में बिल्ट हुआ है, जो सभी एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करता है, be it your FD, mutual fund or insurance policies or gold or other real estate investments. हर तरह के एसेट्स को आउट परफॉर्म करने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है ऑप्शंस की हेजिंग। बट द पॉइंट इज कि हम इंडियंस ने ऑप्शंस को केवल वीकली ऑप्शंस या केवल ऑप्शंस को बाय कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने के तरह से समझा है, जहां पर रफली 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए ऑप्शंस ऐसा लगता है जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर शिट कॉइंस होते हैं, हमने ऑप्शंस को शिट प्रोडक्ट्स की तरह यूज किया है, जो कि बहुत गलत है। आपको हेजिंग का तरीका समझना होगा कि ये हेजिंग क्यों मार्केट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है संदीप जी, इस पे एक काम करते हैं, अगर आपके पास समय निकालें और हम लोग इसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे, तो इस पे कुछ एक रेगुलर सीरीज या कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सिखाइए एक एक स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से F&O में काम कैसे होता है और साथ ही साथ हेजिंग कैसे होती है, क्योंकि F&O आना होगा जरूरी, क्योंकि अगर आपको हेजिंग करनी है सेफ तरीके से और ज्यादा पैसे बनाने हैं तो वो अलग, क्योंकि वन साइडेड केवल कैश मार्केट में काम करने से, जो कैश मार्केट का मतलब जो नॉर्मल शेयर बाजार के अंदर में नॉर्मल बाइंग और सेलिंग करने से, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अनसेफ हैं। तो इक्विटी जब आप नीचे देखिए ना कि हमेशा लिखा होता है शेयर बाजार जोखिमों से भरा और वाली चीजें, तो वो जोखिम कम करने के लिए और उसके जो तरीके हैं वो F&O है, लेकिन उसको फिर आपको सीखना पड़ेगा। वो उतना सिंपल भी नहीं है जितना शेयर बाजार नॉर्मली होता है कि आपसे किसी ने कहा या आपने कहीं देखा कि ये शेयर, ये कंपनी और ये अच्छी चल रही है, इसका शेयर खरीद लिया जाए। आईपीओ आया तो आईपीओ से ले लिया, और नॉर्मल लिस्टेड पहले से है तो आपने वैसे खरीद लिया। इतना सिंपल नहीं है, तो F&O को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और उसके लिए मैं चाहूंगा संदीप जी, अगर आप हमारी मदद कर सकें हमारे दर्शकों की, तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। नहीं सर, बिल्कुल प्लान करते हैं इसको, बहुत जल्दी एक सीरीज पे करना चाहिए सर। एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेडर्स, और ये वो ट्रेडर्स हैं जो FIIs हैं, हेज फंड्स हैं, DIIs है, जो अपनी पोजीशंस बल्क में बनाते हैं और उनके पास में प्लिथोरा ऑफ मनी है जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या उस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वो चोर पुलिस वाला गेम है कि आपको हमेशा मतलब है ना पुलिस से 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा कि ट्रेडर क्या कर रहा है, और इसके लिए ऑप्शंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और स्टॉक मार्केट्स के अंदर आप आए तो मेरा तो ये बहुत पर्टिकुलर सजेशन रहता है अपने सारे क्लाइंट्स से कि अगर आप 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया लेकर आ रहे हैं, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पिछले 5-6 साल के अंदर कि वो कहीं ना कहीं पैसा ट्रेडर या इन्वेस्टर खत्म कर देता है। तो थोड़ा सा आपके पास में डीप पॉकेट्स होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट अब उस तरह के हो चुके हैं, वहां यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपकी पॉकेट में थोड़ा पैसा होना चाहिए ताकि आप इन सारे रिटर्न्स को एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कैप्चर कर पाए। जी, और हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, विनोद गोगिया जी हमारे पुराने दर्शक हैं और जुड़ते हैं हमारे साथ में काफी समय से, तो वो कह रहे हैं कि काइंडली डू इट फॉर बेटर लर्निंग ऑफ हेजिंग को बेहतर तरीके से सीखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है और ये जरूरी होगा कि इसको सीखना। तो इसको हम आपके साथ में कोशिश करेंगे कि अगर आप समय निकाल बिल्कुल करते हैं सर। ठीक है। अच्छा सर, फिर आज हमारे पास दर्शकों के लिए आप कुछ लेकर के आए हैं, कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको बाजार के अंदर में? सर बिल्कुल, मैं ये देख रहा था कि अभी एक शेयर में आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, रादर देन शेयर में उस कंपनी के फंडामेंटल्स इतना डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये मतलब मेरी इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप चाहें तो इसको ट्रैक करें अपना, अगर आपके पास में कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसकी आप राय लेते हैं, आप उसकी राय लें, खुद भी उसके ऊपर स्टडी करें। मेरा काम बेसिकली ये है कि जहां पर वैल्यू अनलॉक हो सकती है, जहां पर वैल्यू प्रोपोजल बन सकते हैं, उन शेयर्स को हाईलाइट करना, तो वो जरूर मैं करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ में। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं वो एक ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ फेज के अंदर है। इस कंपनी ने पिछले 2-3 साल के अंदर एक्सपांशन मोड को अपनाया है। कंपनी का नाम है स्पेंसर रिटेल। ये भी रिसेंट लिस्टिंग है, 2-3 साल पहले ये लिस्ट हुआ था शेयर। और इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो SP गोयनका ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी अभी 700 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है और उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है रफली 77 रुपीस के आसपास। कंपनी के प्रॉफिट्स कम है, कम इसलिए क्योंकि ये रिटेल स्टोर्स के अंदर हैं और ये ओमनी चैनल्स इनकी प्रेजेंस है रिटेल मार्केट को लेकर। तो जो भी आप स्टोर खोलते हैं, जनरली एक स्टोर्स को पेबैक आने के अंदर, IRR पॉजिटिव होने के अंदर कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है। तो क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ फेज के अंदर है, इस कंपनी ने पिछले कुछ समय के अंदर रफली 191 स्टोर्स ओपन किए हैं।
स्पेंसर्स एंड नेचर्स बास्केट्स के नाम से इनके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो आपको मेट्रो सिटीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्होंने अभी रिसेंटली गोदरेज का नेचर्स बास्केट बाय किया था बिजनेस। तो ये ग्रोथ बिजनेस पे है, 700 करोड़ पे अवेलेबल है। इसके पीयर अगर आप देखें फ्यूचर रिटेल, जिसका रफली 3-3.5 हजार के आसपास का मार्केट कैप है, डीमार्ट इसका एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर का एग्जांपल है जो रफली 1,25,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेंसर्स के अंदर एक वैल्यू बनता है इन प्राइसेस के ऊपर। अभी रिसेंटली इसका राइट इशू भी आया था जो 75 रुपीज के आसपास था। तो मेरा इसके ऊपर शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब रफली 3 से 6 महीने के अंदर, मेरा इसके अंदर रफली 110 रुपए का टारगेट है। 52 रुपीज के आसपास आपको इस पे स्टॉप लॉस रखना है और हर डिप पे इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कंपनी है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और ये मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट है वो रफली 7% उसका पेनिट्रेशन है। लेकिन जिस तरह से इंडिया में जो अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण इंक्रीज हो रहा है, वो इस बात को एम्फेसिस करता है कि इस तरह के रिटेल स्टोर्स जो हैं इंडिया के अंदर, मतलब है ना, उनकी बहुत वैल्यू है। और यूएस में जो 85% का पेनिट्रेशन है, इंडिया में 7% का जो पेनिट्रेशन है, ये जो गैप है, ये गैप आपका धीरे धीरे फिल होगा। ये नहीं है कि 80% हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 7 से अगर ये 20% भी हुआ आने वाले 2 साल के अंदर, तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। तो ये कंपनी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, इस पे सर एक बार लेवल्स फिर से बता दीजिए और स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सर अभी चल रहा है 75 के आसपास, 52 रुपीज का इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस है। ठीक है, ट्रेडर इसके अंदर अगर आ रहे हैं तो मतलब आप ये सोच लें कि ये ट्रेडिंग पिक नहीं है, तो आपको उस हिसाब से आपकी वैल्यू लेनी है। तो आप इसको एक तरह से लेकर थोड़ा सा समय, इसको समय दें, इसको ग्रो होने के लिए। और इसके टारगेट मुझे 110 रुपए लगते हैं, इसके बीच में इसका कोई टारगेट नहीं है। 85 पे इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जिस दिन इसने 85-86 के लेवल को क्रॉस करके डेली क्लोजिंग दिया, उसके बहुत शॉर्ट टर्म में ये 100 के लेवल आपको दिखा देगा। तो 112 रुपए या 110 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको बाय करें, तो यहां से रफली 45 से 50% का गेन होता है। ठीक है, और आज भी जब ये बाजार थोड़ा लाल निशान में है और आधा % गिर करके निफ्टी काम कर रहा है, ये अपने कल के लेवल्स और सारी चीजें ठीक मेंटेन कर रहा है और बल्कि ऊपर चल रहा है। तो हरे निशान में आपसे बात करते करते आ गया है सर, और 77.80 रुपए पहुंच गया है। सर मेरे सारे पिक्स आपको वैसे मिलेंगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं लेके आएंगे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था एनएलसी इंडिया, राइट, उस मैंने तब भी बोला था कि मार्केट एक तरफा 1500 पॉइंट की तेजी दिखा चुका है और किसी भी दिन करेक्शन आ सकता है। आप देखिए 15,800 से आज 15,500, 15,450 के लेवल को 2 बार टच करके आए। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी रहेगी। हमारा एज ए एडवाइजर काम ये है लोगों को ट्रेडर नहीं बनाना, हमारा काम है लोगों को इन्वेस्टर बनाना। और इस बीच अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करें। सर आप बना नहीं रहे हैं ट्रेडर, लेकिन अगर आपका बताया हुआ स्टॉक आपसे बात करते करते 1% ऊपर चल दिया और कहा माइनस से, प्योर लक, मतलब इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। आप देखिए कि अगर दमानी जी, मतलब है ना, इस सेक्टर के ऊपर डीमार्ट जैसी सक्सेसफुल वेंचर को खड़ा कर सकते हैं, उसको लिस्ट करा सकते हैं, मार्केट को रूल कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी मछली है। तो छोटी मछलियों के लिए भी ये समंदर बहुत बड़ा है। ठीक है। और बाकी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से मैं अगर मानूं या एक ओवरऑल जियोग्राफिकल डेमोग्राफिकल रीच के हिसाब से समझूं, तो शायद मुझे लगता है स्पेंसर्स एक बड़ा ब्रांड है। डीमार्ट का अपना रीजनल एक रीजन और एक बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि मैंने आज तक डीमार्ट का कोई भी स्टोर नहीं देखा। वो मेरी भी कमी हो सकती है कि मैं उन क्षेत्रों में नहीं गया हूँ या उतना मैंने ट्रैवल नहीं किया। लेकिन स्पेंसर्स के मैंने बहुत सारे ब्रांचेस देखी हुई हैं पूरे एनसीआर रीजन में। तो नॉर्थ इंडिया में शायद स्पेंसर्स हो सकता है कि ज्यादा एक्टिव हो, लेकिन बाकी इंडिया का मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बाकी इंडिया में भी स्पेंसर्स दिखा है, तो मुंबई से लेकर के और गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी और बाकी जगह। लेकिन डीमार्ट मुझे गुजरात से बाहर बहुत कम दिखा है। सर मैं उम्मीद करता हूं कि दमानी जी आपकी ये बाइट नहीं देखे हैं। नहीं, देखना चाहिए उनको, ये अच्छा फीडबैक है उनके लिए भी। ठीक है, ठीक है सर, ये इंटरेस्टिंग है। आपने एनएलसी पिछली बार दिया था, स्पेंसर्स आज दे रहे हैं। ठीक है, हम इस पे नजर रखेंगे और आपके पास फिर आएंगे। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। और आपसे उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम हेजिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से हम एफ&ओ में काम करना सीख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत काम का होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।